हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा आप। ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्कशन होगा ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एचएनबीयू का एग्जाम दिया था। ठीक है। यानी कि एचएनबी यूनिवर्सिटी के जो भी बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो उनके लिए हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी रैंक तक आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको कितनी रैंक पे मिलेगा, कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज, जो भी आपके हैं, तो उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। और कि जो आपका दून कॉलेज है और जो हल्द्वानी वाला कॉलेज है, तो वो कितनी रैंक पर कैटेगरी वाइज मिलेगा उसको हम एक अलग वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। अभी जो है इस वीडियो में सिर्फ हम ये देखने वाले हैं कि कितनी रैंक पर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जो है ठीक है एचएनबीयू के लिए, तो एबीवीएमयू वाले इसको ना देखें, एबीवीएमयू के लिए नहीं है। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी जो है थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये जो मैंने सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर किए, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको काउंसलिंग करवानी है कि नहीं करवानी है। ठीक है। तो काउंसलिंग का जो है आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो रैंक है मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। ठीक है। तो ये मैंने सारी चीजें ध्यान में रख के जो है सीट मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने रैंक को जो है एस्टिमेट किया कि कहाँ तक जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल अगर जो भी चीज़ आती है वो थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन अभी ब्रोचर के अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल जो सीट्स हैं वो 320 हैं। तो हम 320 सीट्स को लेके ही ये एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको जो है किस रैंक पर गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ पर जो कोटाज हैं, ठीक है, तो हमारे 4 कोटा है यहाँ पर। एक तो ओपन कोटा है जो बीएससी नर्सिंग के अंदर है, और एक डीपीडब्ल्यू कोटा है, एक पीएच कोटा, एक वुमेन कोटा है। एक चीज और मैं बता दूं कि एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल वाले भी परेशान ना हो, उनके लिए भी ये जो एनालिसिस है वो कर लिया जाएगा जल्दी। ठीक है। तो आप प्लीज बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं जल्दी आपके लिए भी वीडियोस बना दूंगा। ठीक है। तो अब देखो ओपन डीपीडब्ल्यू, ठीक है, ओपन कोटा यानी कि कंप्लीटली ओपन कोटा हो गया, उसमें कोई जो है आपकी कैटेगरी नहीं है। फिर उसके बाद मान लो है डीपीडब्ल्यू यानी कि जो आपका डिफेंस पर्सोनल वार्ड जो आपने कोटा अप्लाई करा होगा वो वाला कोटा हो गया। पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा हो गया, और वुमेन कोटा हो गया। ठीक है। तो ये हमारे 4 कोटा हैं। और जो हमारी कैटेगरीज हैं वो है हमारी अनरिजर्व्ड है, एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इनके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है और इनके अलावा कोई कोटा भी नहीं है, क्योंकि एज पर मेंशन इन ब्रोचर जो भी डिटेल्स मेंशन की है उसी हिसाब से मैंने कोटा और कैटेगरी को सिलेक्ट करा है। ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि आपकी जो टोटल सीट्स है वो 320 है। एससी का जो कोटा है वो आपका 19% का है। ठीक है। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट का आपका कोटा होता है कैटेगरी का जो है, तो रिजर्वेशन जो है उनका 19% है। ओबीसी का जो है 14% है, एसटी का 4% है, और ईडब्ल्यूएस का जो है आपका 10% है। आगे बात समझ में। अब 320 का जो है 320 में से जो है 61 हमारी एससी कैटेगरी की सीट्स हो जाएंगे। अगर हम 320 का 19% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 61 सीट्स आ जाएंगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 14% का कोटा है, तो उस हिसाब से 320 का अगर 14% कैलकुलेट करते हैं तो 45 सीट्स आएंगी। और एसटी कैटेगरी का 4% कोटा है या रिजर्वेशन है, यानी कि 320 का 4% निकालेंगे तो 13 सीट्स आएंगे। और ईडब्ल्यूएस का जो है 10% रिजर्वेशन है, तो 320 के हिसाब से जो है 32 की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट्स आ जाएंगी। अब एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जब हम बाहर निकाल देंगे, इनकी सीट्स अगर हम अलग कर दें 320 में से, तो हमारे पास जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स बचेंगी वो बचेंगी 169। ठीक है। तो इस तरीके से हमें यह पता चल गया कि अनरिजर्व की कितनी सीट्स हैं, एससी की, ओबीसी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की कितनी कितनी सीट्स होंगी। उसके बाद क्या है, अब हम कोटा वाइज देखेंगे कि आप अगर ओपन कोटा से बिलोंग करते हैं और आप अनरिजर्व से या फिर एससी से या ओबीसी से, तब आपकी कितनी सीट्स हैं। ठीक है। तो देखो अब क्या है, पहले हम बात करते हैं वुमेन कोटा की। तो देखो बीएससी नर्सिंग के ब्रोचर में जो है कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं किया गया है कि वुमेन के लिए इतनी % सीट्स फिक्स हैं और मेल्स के लिए जो है इतनी % रिजर्वेशन दे रखा है। ठीक है। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो एक जनरल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वुमेन का जो रिजर्वेशन होता है वो 30% होता है। ठीक है। तो 30% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है अगर हम अनरिजर्व की सीट्स देखें, अनरिजर्व वुमेन की सीट्स देखें, तो 169 का हम 30% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 51 सीट्स आ जाएंगे अनरिजर्व वुमेन की। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो 30% हम 61 का निकालेंगे, 18 सीट्स आ गई। ओबीसी की 30% निकालेंगे तो 14 सीट्स आ गई 45 में से। और एसटी कैटेगरी की जो है 13 में से हम 4 सीट्स हो जाएंगी। ठीक है, 30% के अकॉर्डिंग। और ईडब्ल्यूएस की जो है वुमेन की सीट जो है ईडब्ल्यूएस की, वो हमारी 10 सीटें हो जाएंगी। ठीक है। अब पीएच कोटा है, पीएच कोटा उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है ब्रोचर में कि आपका
4% दिया जाएगा। यानी कि अगर अनरिजर्व की 169 सीट्स हैं तो इसका जो 4% होगा वो आपका पीएच कोटा के लिए दिया जाएगा। यानी कि 169 का जो 7 सीट्स होंगे वो आपके पीएच कोटा के लिए होंगे। एससी की 2 सीटें जो है पीएच कोटा के लिए होंगी, ओबीसी की 2 सीटें जो है पीएच कोटा के लिए होंगे, और एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है पीएच कोटा के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और पीएच कोटा आपके पास है तो 1 सीट होगी। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी जो हमारी डीपीडब्ल्यू है, यानी कि डिफेंस पर्सोनल वार्ड, जो भी आप डिफेंस के जो भी मतलब क्या है, उनके पेरेंट्स अगर डिफेंस वगैरह में उन्होंने वो कैटेगरी अप्लाई करी थी, तो अनरिजर्व कैटेगरी में से जो है 9 सीट्स आएंगी डीपीडब्ल्यू कोटा के अंदर, क्योंकि डीपीडब्ल्यू में ये बोला गया कि 5% आपको कोटा मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। तो 169 का 5% यानी कि 9 सीट्स हो गई। एससी कैटेगरी में से जो है 3 सीट मिलेंगी डीपीडब्ल्यू को, ओबीसी में से जो है 2 सीट्स मिलेंगी, और एसटी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी डीपीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस को 2 सीट्स मिलेंगी। ठीक है। अब ये सारी जो है मतलब डीपीडब्ल्यू, पीएच और वुमेन कोटा को अगर हम माइनस कर दें टोटल सीट्स में से, जैसे कि 169 में से मैं इन सबको माइनस कर दूं, तो ओपन कैटेगरी के लिए जो है मेरे पास 102 सीटें बचेंगी। उसी तरीके से एससी कैटेगरी में अगर हम देखें तो वुमेन, पीएच और डीपीडब्ल्यू कोटा की सीट्स को अगर मैं माइनस कर दूं 61 में से 38 सीट्स आएंगी। उसी तरीके से ओबीसी ओपन कोटा के लिए 27 सीट्स बचेंगी। एसटी कोटा के लिए ओपन कैटेगरी से जो है 9 सीट्स बचेंगे, और ईडब्ल्यू से जो है ओपन कोटा के लिए आपकी 19 सीट्स बचेंगे। अब आई होप कि आपको ये मैट्रिक्स अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन होने वाला है। ओके। अब हम बात करेंगे कि सीट अलॉटमेंट जो है वो कितनी रैंक पर होगा, क्योंकि मैंने ये पूरा एनालिसिस करा है, आपकी जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग और इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने एनालिसिस करा है। तो अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कि अगर आप ओपन कोटा से हो, वुमेन कोटा से हो, पीएच कोटा से हो और डीपीडब्ल्यू कोटा से हो, तो आपको कितनी रैंक पर जो है कॉलेज गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं ओपन कोटा सीट अलॉटमेंट। ये उन लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या बॉयज हैं, ठीक है, या अदर स्टेट के जिन्होंने पेपर दिया था, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स है, ये कोटा उनके लिए है। ठीक है। मतलब जनरल कैटेगरी के लोग हो गए एक, तो ऊपर से बॉयज हो गए, और तीसरी चीज जो है वो उनके पास डोमिसाइल जो उत्तराखंड का वो नहीं है। तो ऐसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो ओपन कोटा से फाइट करेंगे। ठीक है। और तो उनके लिए जो है रैंक जो है जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब अगर आप ओपन कोटा से बिलोंग करते हो और आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल है, तो आपको 102 रैंक तक जो है गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, यानी कि अगर आपका ओपन कोटा है, मतलब कि आप जनरल के हो या फिर अदर स्टेट के हो या फिर बॉय हो, ठीक है, तो आपका क्या है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 326 रैंक तक जो है आराम से कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो ओपन कोटा की जो रैंक है वो हो जाएगी 449 के आसपास, यानी कि 449 अगर आपकी रैंक है और आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और ओपन कोटा से हो, तो आपको जो है मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए और आपको जो है सीट मिल जाएगी। फिर एसटी कैटेगरी के लिए ये जो रैंक है वो 607 है, यानी कि 607 रैंक तक जो भी एसटी कैटेगरी का ओपन कोटा से फाइट कर रहा है उसको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है ये जो रैंक है वो 363 होगी, यानी कि अगर आप ओपन कोटा के अंदर आते हो तो 363 रैंक तक जो है आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से गवर्नमेंट सीट को ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड वुमेन कोटा सीट अलॉटमेंट, यानी कि जो भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं और वो उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, यानी कि उनके पास जो उत्तराखंड का डोमिसाइल है, ठीक है, तो उसमें हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। ठीक है। तो ये समझ आ गया ये कोटा किसके लिए, जो उत्तराखंड की गर्ल्स हैं और उनके पास जो है उत्तराखंड का डोमिसाइल है। ठीक है। तो उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनको जो है जनरल कैटेगरी से 189 रैंक, यानी कि 189 रैंक तक जो है जनरल कैटेगरी वाली गर्ल्स को जो है जो उत्तराखंड के हैं उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आप उत्तराखंड वुमेन कोटा के अंदर आते हो तो 402 रैंक जो है वहां तक आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी के लिए ये जो रैंक है ये 549 होगी, एसटी कैटेगरी के लिए 741 होगी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 501 रैंक होगी। ठीक है। तो ये रैंक अपने हिसाब से देख लो। ठीक है। तो इस रैंक में अगर आते हो तो आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। लास्ट में आपको एक टिप दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट है हमारा डीपीडब्ल्यू मेल कोटा सीट अलॉटमेंट, यानी कि कुछ ऐसे मेल्स भी हैं जिन्होंने डीपीडब्ल्यू कोटा भरा है। ठीक है। अब ये डीपीडब्ल्यू कोटा सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए है और वुमेन कोटा भी उत्तराखंड के लिए ही था। ठीक है। तो जो बाकी अदर स्टेट वाले हैं उनको तो ओपन कोटा में ही फाइट करना है। अब डीपीडब्ल्यू मेल कोटा का मतलब ये है जो भी ऐसे मेल कैंडिडेट्स हैं
ठीक है, मेल स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने डीपीडब्ल्यू कोटा अप्लाई करा था, तो अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं और उनकी रैंक 284 तक आ रही है तो उनको जो है गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। और अगर वो एससी कैटेगरी के हैं जो मतलब डीपीडब्ल्यू मेल कैंडिडेट हैं तो उनको 149 रैंक तक जो है सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, ओबीसी का इसमें कोई कैंडिडेट था नहीं डीपीडब्ल्यू का जो कि मेल हो, और एसटी कैटेगरी में डीपीडब्ल्यू की कोई सीट है नहीं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम मतलब एक और कैटेगरी इसके बाद, हाँ, तो ये सेकंड लास्ट जो कैटेगरी है इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे डीपीडब्ल्यू फीमेल कोटा सीट अलॉटमेंट, यानी कि अगर आप उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड के और फीमेल कैंडिडेट हो और साथ ही साथ आपने डीपीडब्ल्यू कैटेगरी फिल करी थी, ठीक है, यानी कि ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स जो उत्तराखंड के, जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है और डीपीडब्ल्यू कैटेगरी उन्होंने मतलब डीपीडब्ल्यू जो सब कैटेगरी है वो फिल करी थी अपने मतलब फॉर्म में, तो उनके लिए ये सीट अलॉटमेंट का मतलब कोटा है। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो डीपीडब्ल्यू फीमेल कैंडिडेट तो आप जो है 275 रैंक तक जो है गवर्नमेंट सीट को ले सकते हो। ओबीसी कैटेगरी के हो अगर आप और डीपीडब्ल्यू फीमेल कोटा को बिलोंग करते हो तो आप 521 रैंक तक जो है कॉलेज ले सकते हो। और अगर आप एससी कैटेगरी के हो और आपने डीपीडब्ल्यू फीमेल कोटा भर रखा है, मतलब फीमेल हो और डीपीडब्ल्यू कोटा भर रखा है और आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 2229 यानी कि 2229 रैंक तक जो है आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आखिरी जो कैटेगरी बात करूं वो मैंने यहां पर मेंशन नहीं करा है। आखिरी जो हमारी कैटेगरी वो है पीएच कोटा। ठीक है, ये था हमारा पीएच कोटा। ठीक है, तो पीएच कोटा की जो सीट्स हैं यानी कि अनरिजर्व्ड की 7 हैं, एससी की 2 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एसटी की कोई सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। तो पीएच कोटा के मैंने सारे कैंडिडेट्स का एनालिसिस करा, तो पीएच कोटा के लिए एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि जितने भी पीएच कैंडिडेट्स हैं वो सारे मतलब एलिजिबल हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। यानी कि आप अगर पीएच कोटा को मतलब बिलोंग करते हो या फिर पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप जो आपने अगर कोटा फिल किया था कोई भी स्टूडेंट ने, तो उन सभी को जो है गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। उन्हें कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है सीट अलॉट करने के बाद भी जो है सीट्स थोड़ी वैकेंट रह जाएंगी और हो सकता है फिर वो ओपन कोटा के लिए चली जाए। ठीक है, तो जो भी पीएच कोटा जिन्होंने भी फॉर्म में फिल करा था तो उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, उन सभी को जो है गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी और उसके बाद भी जो है कुछ गवर्नमेंट सीट्स उसमें वैकेंट रह जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा पीएच कोटा के सिर्फ 5 ही कैंडिडेट्स हैं तो उन सभी को जो है सीट्स मिल जाएंगी। तो यहां पर जो है हमने कंप्लीट जो है सीट मैट्रिक्स देख ली और ये टेंटेटिव है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, अगर सीट्स इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, अगर 320 रहती हैं तो ऐसे ही रहेगी। और जो मैंने मतलब कोटास लिए हैं जैसे ओपन कोटा, डीपीडब्ल्यू, पीएच और वुमेन, इसके अलावा भी अगर कोई कोटा मेंशन किया जाता है, जैसे कि अगर कश्मीर माइग्रेंट का कोटा इसमें ऐड किया जाता है या फिर आपका फ्रीडम फाइटर का कोटा, वैसे उसमें कुछ ऑप्शन तो था नहीं फॉर्म फिल करते समय, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कोटास इन्वॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो 90% चांसेस यही है कि इन 4 कोटा को ही हम मतलब जो है यूनिवर्सिटी जो है 4 कोटा को ही इसमें ऐड करेगी, तो उस अकॉर्डिंग जो है सीट मैट्रिक्स यही बनेगी और जो मैंने रैंक्स बताई है वहां तक आपको जो है गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अब लास्ट जो है वो मैं टिप आपको ये देना चाहता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि कि जो है हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। तो आपने वीडियो एंड तक तो देख लिया, अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई अगर आप उस कैटेगरी में उस कोटा में आ रहे हो, उस रैंक तक अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आप अपनी काउंसलिंग करवाओ। ठीक है, फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर उस कैटेगरी के थोड़ा आसपास हो, मतलब उस रैंक के थोड़ा आसपास हो, जैसे मैं आपको बताऊं यहां जैसे ओपन कोटा की बात हो रही थी। ठीक है, तो ओपन कोटा में जनरल कैटेगरी के लिए मैंने 102 रैंक बताई। अगर आपकी जो है मतलब 120 भी आ रही है, 130 140 ऐसे भी आ रही है तो भी आप जो है काउंसलिंग करवाओ। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है कि काफी कैंडिडेट्स ये होता है कि मतलब उन्होंने हो सकता है जैसे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल किया है, अब मान लो उसकी जो है उस कैंडिडेट की पैरामेडिकल में भी रैंक अच्छी आई, उसने अगर एग्जाम दिया है तो अगर उसका मन हुआ तो वो पैरामेडिकल में चला जाएगा और वो सीट छोड़ देगा। तो जो वैकेंट सीट्स होती हैं फिर वो बाद वाले कैंडिडेट्स को मिल जाती हैं जो वेटिंग में होते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी मैंने यहाँ पर रैंक डिस्कस करी है उससे अगर 50-100 रैंक आपकी ऊपर भी जा रही है तो आप जो है काउंसलिंग अपनी जरूर करवाना। ठीक है, 50-100 के बल्कि 200 रैंक तक मान लो, लेकिन जनरल कैटेगरी ओपन कोटा में तो इतनी मत मानना, मतलब
मतलब कैटेगरी के हिसाब से अपना अनुमान लगा लेना। अगर इसके आसपास हो, जैसे 102 रैंक है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, तो मैं कहता हूँ आपसे कि अगर आपकी 160 170 के आसपास भी है तब भी आप काउंसलिंग के लिए जरूर मतलब अप्लाई करना, ठीक है। अब मान लो ओबीसी कैटेगरी है, 326 रैंक है, ठीक है, तो आप जो है अगर आपकी 450 500 के आसपास भी आ रही है तब भी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो, क्योंकि किस्मत का देखो कुछ नहीं पता होता है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो काफी सारे स्टूडेंट्स ने अगर मान लो सीट छोड़ दी पहले, तो आपको जो है वो सीट जरूर मिल जाएगी। लेकिन ये है कि ओबीसी, जैसे मैंने यहाँ पर 326 रैंक बोला, अब आपकी जो है ओपन कोटा से 1000 रैंक है, तो आप मत करवाओ काउंसलिंग, फिर आपके पैसे वेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 रैंक का कोई मतलब नहीं है 326 से। ओके, अब 326 से देखो 450 500 तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स, अगर सीट्स छोड़ी भी किसी ने, ठीक है। तो ये चीज अपने आप डिसाइड कर लेना। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है और आपको लगता है कि थोड़ा सा भी चांस कि भाई मेरा हो सकता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि आपका लक काम कर जाता है, तो काउंसलिंग जरूर करवा लेना। 1500 रुपए के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट टिप देनी थी। जिसके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है वो जरूर काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं पता होता है। ओके, तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कल जब काउंसलिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा तो उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा, ठीक है। और अभी जो है 8 साढ़े 8 के बाद 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है मैं लाइव आऊँगा, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।